स्टार्टेड सा देखो तो एक बार स्क्रीन में मैसेज गया होगा आप लोगों को। साहिल, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है? यस सर। ओके सर। सर चलो, तो इकोनॉमिक्स क्लास है सर, आज वेडनेसडे है। और सर इकोनॉमिक्स में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं, न्यू चैप्टर, डिमांड सप्लाई के बाद। जिन लोगों का डिमांड सप्लाई अभी मिस हो गया है, जैसे कि तनु का अभी डिमांड सप्लाई मिस है, तो उनको मैं रिकॉर्डेड अभी बैकअप दे दूंगा, और बाद में जब फिर से लाइव क्लास करवाऊंगा वापस और एक बार लाइव क्लास कर लेना, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट सर, डिमांड सप्लाई एंड टॉपिक इज नाउ प्रोडक्शन। तो मैं एक बार स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। आज काफी इंटरेस्टिंग कुछ बातें भी करूंगा आपके साथ। सर आप ऑलवेज बोलते हो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, पता नहीं सर कौन सा इंटरेस्टिंग बात करने वाले। सर चलो कोई बात नहीं, बात करते करते पता लग ही जाएगा। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है सर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। जो टॉपिक ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में हल्का सा आइडिया दिया था सबको, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी डेप्थ में नहीं गए सर, ठीक है। मैंने प्रोडक्शन रिलेटेड जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस है उसके ऊपर बेस करके डिस्कशन उतना कुछ नहीं हुआ, तो वो होगा सर, आज करूंगा। इकोनॉमिक्स में जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एरिया है ये मेनली, ठीक है, ये मेनली क्या एरिया कवर करता है, इसमें आपको बेसिक्स आइडिया मिलता है, डिमांड सप्लाई का पूरा डिटेल्स मिलता है, एंड थर्डली प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में बात करना मैंने स्टार्ट किया। देखो सर, सिंपल सा एक बात है कि दुनिया में कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री सर, ठीक है, चाहे हमारा देश भारत या इंडिया, जो भी नाम से बोलो आप, ठीक है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई दूसरा कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री, हर कंट्री के लिए ये सिस्टम लागू होता है कि आपको एक प्रॉपर इकोनॉमिक कंडीशन बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली ऑटोमेटिकली फिट होता है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना सर, एक्चुअली मैनेजमेंट चलता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं, अपने आप तो कुछ नहीं होता है। जो उस कंट्री का पॉपुलेशन है, जो उस कंट्री का लोग हैं, ठीक है, उनको एक्चुअली इकोनॉमी को मैनेज करना है अपने देश के लिए, ठीक है। अपने इकोनॉमी को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ा, क्या बोलूं सर, एक नॉलेज का मैटर है, ठीक है, ज्ञान का मैटर है, और उसका एप्लीकेशन का मैटर है। हवा में कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं कि कुछ सब कुछ ऐसे ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल में कुछ भी नहीं होता, एवं एवं कुछ भी नहीं होता, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा काम करना पड़ता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब वही है सर, समझ रहे हो। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इस वर्ड का, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आया है। ये बेसिक्स में बार बार मैं बोला, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आपको, जो लोग पहले कर चुके हो या जो लोगों ने पहले नहीं किया, सबके लिए बराबर है। ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है सर, ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ठीक है सर। ओइको का मतलब क्या होता है? ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड। ऐसा है क्या? हाँ सर, सर्च कर लेना। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में इसी ओइकोनोमिया को इकोनॉमिक्स वर्ड दिया गया। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये और कुछ भी नहीं, एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट, या अब बड़े बड़े पैमाने में जब सोचोगे तो हाउस होल्ड से बढ़कर ये कंट्री को मैनेज करना, स्टेट को मैनेज करना, राज्य को मैनेज करना, ठीक है, उसके लिए बना है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप सब आगे जाके कंपनी मैनेज करोगे, ठीक है। और एक कंपनी अच्छे से मैनेज हो पाएगा तो एक कंट्री भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। यही आपसे गवर्नमेंट चाहता है कि आप अच्छे से इकोनॉमिक्स जान के आओ और देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है, समझ जाओ तो जिंदगी बदल जाए, नहीं समझो तो मुश्किल हो जाए। सर क्या मुश्किल होगा? अरे कुछ नहीं, सुनो सुनो, वो तो मैं कुछ कुछ बात कहते कहते कह देता हूँ। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा सर, वो मैं आपको बताता हूँ। और सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आज केस स्टडीज के लिए भी सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूंगा। चलो, तो जैसे कि प्रोडक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी क्या डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में किया था वो डिस्कशन कुछ ऐसा था
कि प्रोडक्शन सर 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई बोल सकते हो सर? साहिल, आवाज आ रहा है क्या? प्रोडक्शन कौन से 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है? दुनिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस कर लो, आपको 4 फैक्टर चाहिए। वो 4 फैक्टर क्या है? जल्दी सर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, वेरी गुड सर। आपको लैंड की जरूरत है, आपको लेबर की जरूरत है, आपको कैपिटल की जरूरत एज वेल एज आपको एंटरप्रेन्योर की जरूरत है ना? एंटरप्रेन्योर माने कौन होते हैं सर? एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं। ठीक है, रिस्क टेकर, रिस्क टेकर एज वेल एज बिजनेसमैन। ठीक है, रिस्क टेकर एज वेल एज बिजनेसमैन, जो रिस्क उठाना जानता है। अच्छा, रिस्क क्या ऐसे ही रिस्क उठा लेगा बिना सोचे समझे? अरे नहीं सर, नॉलेज के साथ। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, वो कोई मतलब बिना जाने मैंने कहीं पर भी कूद पड़ो ऐसा खेल नहीं है। ठीक है, जानो फिर समझो और फिर कूदो। कूदो माने जंप मारो सर, करो अब बिजनेस करो। तो दुनिया में कोई भी काम करना है, आपको लैंड का जरूरत पड़ेगा, लेबर का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, एज वेल एज रिस्क टेकर का भी जरूरत पड़ेगा। तो दुनिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस करना है, ये 4 फैक्टर को तो जरूरत है सर। ये 4 फैक्टर के बिना कोई भी चीज नहीं बना सकते आप। और लास्ट क्लास में एक्चुअली ये 4 फैक्टर पे ही डिस्कशन किया था कि प्रोडक्शन क्या होता है सर। लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था, बेसिक एकदम बेसिक बात किया था, लेकिन मैं काफी डिटेल्स में बात किया था। इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पब्लिक के लिए, माने उस पर्टिकुलर कंट्री का जो जनता है, जनता समझते हो, पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, विच इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ द पीपल। किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो पब्लिक है, उसका जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है सर? उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। तो अगर आप अपने कंट्री के लिए, आप माने कौन, माने जो जो कंट्री को बेसिकली मैनेज करता है, इन द सेंस आई कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, जो मैनेजर है हमारा। ठीक है, हमने वोट दिया उन लोगों को, देश को मैनेज करो हमारे लिए। ठीक है, बदले में आपको सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा ज्यादा नहीं मिलता, जितना मिलता है काफी होता है रहने के लिए। तो सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए, उनको हम लोग क्यों वोट देते हैं? कि जाओ इकोनॉमी को मैनेज करके दिखाओ। ठीक है, और देश को तरक्की कराओ सर। ठीक है, जहां पर कंट्री प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, माने कंट्री फेलियर हो रहा है सर। इतना आसान होता है एक कंट्री को डेवलप करना? नहीं सर, इतना आसान नहीं है। चलो मैं आपको एक रिसेंट सिचुएशन बताता हूँ, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है सर। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ में आघात नहीं करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैं रिलीजियस मैटर पे बात ही नहीं करूंगा। ठीक है सर, मैं बात करने जा रहा हूँ सर इकोनॉमिक मैटर पे, क्योंकि क्लास इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो और एक्चुअल में आपको एक चीज बताऊं मैं, ये जो रिसेंट वार है आप सबको पता होगा, इजराइल एंड पैलेस्टीन। हाँ सर, आप सबको खबर है। तो ये जो रिसेंट वार चल रहा है, पहले इजराइल के ऊपर अटैक हुआ। इजराइल कहाँ है सर? ये देखो, पहले इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, ये रहा इजराइल। एक आतंकवादी संगठन है हमास बोल के, जो खबर मिला है हम वही बता रहे, थोड़ी ना हम जाके देख के आए सर। आप सबको भी खबर मिला है, मुझे भी खबर मिला है। एक हमास बोल के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी कंट्री के सपोर्ट में आके कर रहा है। ठीक है, पहले इन्होंने हमला किया इजराइल पे, फिर इजराइल नहीं छोड़ रहा है। अब इजराइल बहुत पावरफुल है टेक्नोलॉजिकली एक्चुअली। ठीक है, इट्स वेरी पावरफुल कंट्री टेक्नोलॉजिकली, और काफी इनके पास, छोटा कंट्री है लेकिन काफी पावरफुल है, और हमला कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लोकल लोगों का भी जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग स्पेशली पैलेस्तीन एरिया में हैं, ठीक है, पैलेस्तीन एक्चुअली ये वाला एरिया है सर, जो एक्चुअली इसी के बीच में एक एरिया है जिसको पैलेस्तीन कहते हैं, और इसी में एक एरिया है गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर भी काफी डिस्प्यूट हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। बेसिकली मेन झगड़ा इस एरिया को लेके है करेंटली। और भी चीजें हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग खबर का चैनल देखो। ठीक है, वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का लोग आके आप लोगों को काफी कुछ बता रहा है, आप लोग भी देख रहे हो। ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं फिलहाल ये बात करने जा रहा हूँ
कि ये जो इजराइल पैलेस्तीन का जो लड़ाई देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही खराब बात है सर, क्योंकि किसी भी लड़ाई में लड़ाई तो देश लड़ता है, पर सबसे बड़ा जो क्षति होता है वो आम आदमी का होता है। ठीक है, छोटा छोटा बेजान लोगों का, माने जिनका कोई कसूर नहीं है, वो मर रहा है बहुत ही खतरनाक हालत में। सो वो मेरा पैटर्न नहीं है बात करने का, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। ठीक है, कोई भी वार अच्छा नहीं होता, चाहे रीजन कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी रीजन हो। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सर ऐसे भी सेंसिटिव इश्यूज है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोला। लेकिन बात है सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जैसे कि ये जो पैलेस्तीन जो कंट्री है, आपको मैं एक चीज बताऊं, ये पैलेस्तीन को लेके इतना क्यों बात चल रहा है, और गाजा स्ट्रिप में क्या है, गाजा में क्या है। एक रिपोर्ट है सर, क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड है, क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड है। ये जो गाजा स्ट्रिप देख रहे हो ना सर, ये गाजा स्ट्रिप है। ये एरिया काफी जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, क्योंकि यहां से इजराइल या फिर कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री वेरी इजीली, बहुत इजीली पूरा का पूरा यूरोपियन मार्केट को कनेक्ट कर सकता है। पूरा का पूरा यूरोपियन मार्केट ओपन है यहाँ से। तो जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक पोजीशन है। लेकिन कुछ रिलीजियस या धार्मिक मान्यता को लेके बहुत पुराना झगड़ा है सर। मोर देन 4000 5000 ईयर्स एगो इतना बड़ा झगड़ा है। किसी का कोई बोलेगा 2000 साल पुराना, कोई बोल रहा है 1000 साल पुराना, कोई बोल रहा है 500 साल पुराना। तो दैट्स अ डिफरेंट इश्यूज, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट है सर, ये गाजा स्ट्रिप में एस्टिमेशन है कि यहाँ पर करीब करीब 524 बिलियन का बिजनेस है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, ध्यान से सुनना। 524 बिलियन का बिजनेस दे सकता है ये एरिया। क्या है सर यहाँ पर? सर ऐसा एस्टिमेशन है कि यहाँ पर ऑयल का कुआं है, ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस। तो रिसेंटली, क्योंकि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, इस एरिया को लेके ना तो यहाँ पर कोई टच कर पा रहा है, ना तो इसराइल टच कर पा रहा है। ठीक है, ना तो इसराइल टच कर पा रहा है, ना तो पैलेस्तीन तो छोड़ो, उतना गरीब है कंपेरेटिवली काफी। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर किसी कंट्री में है तो वो पैलेस्तीन में है। ठीक है, और गाजा भी बहुत ही खराब हालत में है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, पॉवर्टी में बहुत ही खराब हालत में है। तो क्योंकि डिस्प्यूटेड है, तो रिसेंट पास्ट में कोशिश चल रहा था कि यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही एकमात्र उपाय होगा। इकोनॉमिक पीस के थ्रू से हम एरिया को ठीक कर सकते हैं। ये कौन बता रहा है? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन को डेवलप किया जाए। प्रोडक्शन माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ का जो रिसोर्सेस है वो दुनिया के लिए ओपन कर दिया जाए। इसमें लोकल एरिया में आमदनी होगा, लोगों का अर्निंग बढ़ेगा, लोगों को खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा। बट सर बात बन नहीं रहा है। अच्छा, बात बन रहा था। इसराइल का थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज है, कुछ क्रिश्चियन मुस्लिम यहूदी कुछ चक्कर है सर। ठीक है, तो इस चक्कर में क्योंकि इसराइल एक यहूदी देश है और आसपास में पूरा मुस्लिम देश भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक मान्यता लेके काफी पुराना लड़ाई है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस इन अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ये जो डिस्प्यूट है सबके साथ इसराइल के एक दोस्ती करवाया, कोशिश किया। और ये गाजा स्ट्रिप एरिया या पैलेस, इस एरिया में जो डेवलपमेंट है वो एरिया का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, ऑयल नेचुरल गैस दुनिया में काम आएगा। हम सब कोई पागल होते हैं तेल के लिए। लेकिन इश्यूज बन नहीं रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो अटैक हो गया ना सर। लेकिन एक्चुअली अब पैलेस्तीन का क्या हो गया ना, हमास क्यों किया, क्योंकि इसमें ना और भी चक्कर है। ईरान है ना सर, ईरान, ईरान बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। ठीक है, ईरान, मतलब मार्केट एस्टिमेशन है, मैंने ये एक पॉलिटिकल एस्टिमेशन है, मार्केट नहीं बोलूंगा, पॉलिटिकल एस्टिमेशन है, कहीं ना कहीं ईरान का बहुत बड़ा हाथ है हमास को सपोर्ट करने में, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो एंटी इजरायली है। अच्छा, ईरान के साथ में भी चाइना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू रास्ता बन रहा है जो इंटरनेशनली बिजनेस बना सकता है, जिसमें चाइना का एक बिजनेस मॉडल है, एक रोड बना रहा है, वो वाला रोड बेल्ट रोड खत्म हो सकता है। तो ये खेल ना, रिलीजियस मैटर को कितना मैटर है वो अलग बात है, बट ये एक्चुअली इकोनॉमी का खेल है। ये पूरा खेल इकोनॉमिक पावर का है सर। कुछ कंट्रीज एक तरफ है, कुछ कंट्रीज एक तरफ हैं, और अल्टीमेटली जो एरिया है वो एरिया मुश्किल में फंस रहा है। मैं आपको एक एस्टिमेशन पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं जो कि इकोनॉमिक चैप्टर आपके साथ पढ़ रहा हूँ,
ये प्रोडक्शन के बारे में है, और प्रोडक्शन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उस एरिया के लोगों के लिए बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट है सर। क्योंकि जिस एरिया में प्रोडक्शन ठीक ठाक होगा, चाहे जो भी है उस कंट्री के पास, जैसे इंडिया के पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकता है। अब इनके पास इतना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, ठीक है, गाजा के पास या इसराइल के पास हल्का फुल्का है, पैलेस्तीन के पास, तो यहाँ का डेवलपमेंट कैसे किया जाए? जो यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस है, नॉर्मली तेल, पैलेस्तीन में तेल नहीं मिलता बट गाजा में मिलता है, माने मिल रहा है, ऐसा एस्टिमेटेड है। तो एक एस्टिमेशन, मैं आपको एक सीरियस चीज बता रहा हूँ सर। देखो सर, एक एस्टिमेशन है 1980s के आसपास में, एक एस्टिमेशन हुआ था जिसमें एक यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएनसीटीएडी, जिसमें एक एस्टिमेशन करके देखा गया था गाजा हैड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। लेकिन गाजा गाजा जो एरिया है, ये पैलेस्तीनियन का 31% का लेबर कंट्रीब्यूशन करता है, ये 2006 का डेटा है। लेकिन रिसेंट पास्ट में ये गाजा का पैलेस्तीन में जो लेबर कंट्रीब्यूशन है वो गिर के 18% हो गया। तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी खराब बात है, क्योंकि लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। गाजा सफर्ड लॉसेस एनीवेयर बिटवीन 8 से 16 बिलियन 2007 से 2018 में। अब मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर हम लोगों को टीवी में, न्यूज चैनल्स में जो दिखाया जाता है उसमें कुछ सच होता है और काफी कुछ रंग चढ़ाया भी होता है, ठीक है, एक जितना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए। लेकिन हम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। मैं आपको एक सिचुएशंस बताना चाहता हूं कि अगर इकोनॉमिकली सब शांति में रह पाए, ठीक है, सब कोई अगर भेदभाव, मतलब भेदाभेद भूल के रह सके तो अच्छा है ना। इंडिया कैसे रहते हैं, सीखना चाहिए ना दुनिया को। प्रॉब्लम रहता है सर, हर कंट्री में होता है, लेकिन फिर भी भारत काफी डाइवर्स है। सर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर? मानसी, तनु, यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर? सर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो क्या सिचुएशंस होगा।
क्योंकि सिचुएशन सच में थोड़ा सा ट्रिकी है। ये दुर्गा पूजा के चक्कर में ऐसा हो रहा है, लेकिन आप लोग कनेक्टेड रहो सर। मुश्किल है, मेरा लैपटॉप का बैटरी भी खत्म हो गया। सर आप लोग ना, मैं 5-10 मिनट देखता हूँ, अगर लाइन आ जाता है तो क्लास कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों को मैसेज करता हूँ, ठीक है। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा लैपटॉप का भी बैटरी भी खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ देर में यस सर, कनेक्टेड हो? यस सर। ठीक है सर, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ सर। सब कनेक्टेड हो क्या? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर? আসছে ভূমিষ্ঠ आवाज আসছে? तनु, थोड़ा सा रुक जाओ सर। यस, आई थिंक अब और दिक्कत नहीं होगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि लाइन अभी स्टेबल हो गया है, लाइन स्टेबल हुआ है इसीलिए बोला हमने। मोस्ट प्रोबेबली और प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है सर, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज क्या दिखा रहा है? मैं रिकॉर्डिंग है सर? ऑन है। ओके सर, ओके मैं स्क्रीन रीशेयर करता हूँ।
ओके सर। तनु अभी ठीक है, स्टेबल है अभी? क्योंकि अभी मेरे यहाँ पर थोड़ा स्टेबिलिटी हुआ है, आई थिंक और दिक्कत नहीं होगी। ऐसा होता नहीं है, आई थिंक ड्यू टू दुर्गा पूजा हो रहा है। हेलो, सबको मेरा आवाज क्लियर है ना सर? आवाज और स्क्रीन शेयरिंग? आ रहे हैं। ओके सर। ओके, तो जो बात मैं एक्चुअली आपको कंटिन्यू कर रहा था प्रोडक्शन के बारे में, एक छोटा सा पॉइंट में बताने का कोशिश किया और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया इकोनॉमिक पीस के ऊपर कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जहां पर इतना प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक करने का। क्योंकि वहां से आपको मैं जस्ट एक छोटा सा एस्टिमेट दे रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ, कि 524 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है उस गाजा एरिया में। और ये सिर्फ एक देश को नहीं सर, ये पूरा इंटर रीजियन को हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये पूरा इंटर रीजियन को हेल्प कर सकता है। अब यही देखने वाला बात है कि दुनिया सिर्फ अपने बारे में कुछ कंट्री सोचता है, क्योंकि ये एरिया को लेके काफी मैटर है सर। तो अभी यही देखने वाला मैटर है। तो ये प्रोडक्शन के ऊपर ही सारा खेल है, मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था आपको कि पूरा खेल जो है प्रोडक्शन का ही है। ये क्योंकि गाजा में ऑयल प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसका एस्टिमेशन है 524 बिलियन, $524 बिलियन। ठीक है, यहाँ पर ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो सकता है एज वेल एज नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है, मैंने एस्टिमेटेड है। जस्ट बिकॉज की डिस्प्यूटेड है इसलिए कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब चलो हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया देना था तो रिसेंट डिस्प्यूट में एक बात भी किया आपके साथ, आपका मतलब जनरल नॉलेज भी थोड़ा डेवलप हुआ। और करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ भी आप लोगों को एट पर होना पड़ेगा सर, क्योंकि आप लोग कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग एक स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई कर रहे हो। तो आप लोगों को ऑलवेज बाकी सबसे थोड़ा सा ज्यादा जानना ही पड़ेगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करना है आपको जमीन चाहिए, और जो नॉर्मली अवेलेबल होता है बाय गिफ्ट ऑफ नेचर। अब क्या है ना, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब थोड़ा और बड़ा है, जो मैं लास्ट क्लास में ही समझा रहा था। इकोनॉमिक्स के लैंड का मतलब सिर्फ जो जमीन गॉड गिफ्टेड है उतना ही नहीं, इवन आसमान भी जमीन होता है, समुंदर भी जमीन होता है सर। इसका मतलब ये है कि जहां से भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है, वो भी उसी को लैंड कहा जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा सर्कुलेशन सिखाता हूँ। क्या सिखाऊंगा सर? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन माने इनकम सर्कुलेशन। ध्यान से देखना सर, प्रोडक्शन रिलेटेड बात है, छोटा सा बात है, लेकिन दिमाग को एकदम पीसफुली सुनने का कोशिश करना। ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो चार चीज है ना, ये चार जैसे प्रोडक्शन के लिए जरूरी भी है, इसे इसलिए कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली सिमिलरली इसमें एक इकोनॉमिक साइकिल मैटर करता है। क्या मैटर करता है सर? इकोनॉमिक साइकिल। ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि हर कंट्री के लिए ये इकोनॉमिक साइकिल मैटर कर जाता है। अभी इकोनॉमिक साइकिल कैसे बनेगा, इसके लिए एक साइकिल डेवलप करना पड़ेगा। साइकिल माने सर एक चक्र। सर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इस इकोनॉमी में मैं कुछ फैक्ट्री, इधर फैक्ट्री को रख रहा हूं, मैंने कंपनी या फैक्ट्री जहां चीजें प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और इधर मैं हाउस होल्ड को रखता हूं। किसको? हाउस होल्ड माने घर, ठीक है, जहां लोग रहते हैं। ना आप लोग मुझे एक चीज बताना, हाउस होल्ड है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चीजें प्रोडक्शन होता है आमतौर पे, है ना। ऐसे अगर आप मिट्टी से तेल निकाल भी लेते हो, अल्टीमेटली उसको फैक्ट्री में आके प्रोसेसिंग जब तक नहीं करोगे तो यूजेबल नहीं होता है सर, ठीक है। अब हाउस होल्ड और फैक्ट्री के बीच में कुछ चीजें होता है, जैसे लैंड किसका होता है, लेबर कौन देता है, एंटरप्रेन्योर कहां से निकलते हैं,
एज वेल एज कैपिटल का फ्लो कहाँ से होता है? कोई मुझे बता सकते हो? ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का थ्योरी आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, जो लोग क्लास 11-12 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको भी पता है, आई नो दैट। लेकिन मैं ये पूछना चाहता आप सबसे, ये लैंड कहाँ से निकल रहा है, लेबर कहाँ से निकल रहा है, कैपिटल का फ्लो कहाँ से होता है, एंटरप्रेन्योर कहाँ से निकलता है? सर हाउस होल्ड से निकलता है। सर कैसे? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हर जमीन का मालिक कोई ना कोई हाउस होल्ड वाले ही होते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि पूरा वर्ल्ड का हाउस होल्ड एक है। अगर आपको वर्ल्ड समझ में नहीं आता तो कम से कम अपना कंट्री इंडिया को सोच लो, ठीक है, कि इंडिया का एक एक हाउस होल्डर के पास एक एक लैंड है, और वही लैंड फैक्ट्री अपने काम के लिए यूज करता है। यस और नो? अगर फैक्ट्री हाउस होल्डर के पास नहीं है तो कभी कभी गवर्नमेंट के भी बीच में आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक से लैंड लेके फैक्ट्री को देता है। सर मुझे प्लीज बताना, जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है? अगर मानो देश के कहीं पर भी फैक्ट्री लगाना हो, या तो हाउस होल्डर से फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए होगा, या फिर गवर्नमेंट पब्लिक से लेके लैंड आपको सप्लाई करेगा। क्या ऐसा होता है? प्लीज सर। हाँ या ना? हाँ सर, यस सर। ऐसा होता है ना सर? तो इसीलिए हाउस होल्ड माने, आप कोई बोलेगा सर हाउस होल्ड लैंड, मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलता हूँ कि लैंड कहाँ से निकलते हैं, तो लोग सोचेगा कि भाई लैंड कहाँ से निकलेगा, गजब सवाल कर रहे हैं सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि लैंड का सप्लाई कौन करता है? सर लैंड का बेसिक सप्लाई नॉर्मली हाउस होल्ड करता है। अच्छा, बदले में फैक्ट्री या कंपनी, ठीक है, या इसको आप फार्म भी बोल सकते हो, लैंड जिससे भी लैंड लेता है बदले में फैक्ट्री या फार्म उन्हें क्या पेमेंट करता है? क्या देता होगा बोलो? नॉर्मली क्या होता है कि ये रेंट होता है, कि आपका जमीन आप किसी को दिया, बदले में आपको रेंट मिला। मैं ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि जैसे किसी को भी एक नॉर्मल दुकान खोलना है तो बदले में क्या करना है उसको, एक दुकान रेंट पे लेके वो खोल सकता है अपना शॉप। तो मैं ये मान रहा हूँ सर, ये एक्चुअली मैं नहीं मानता, इकोनॉमिक्स मानता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड के बदले रेंट फैक्ट्री पेमेंट करते हैं। अच्छा, लेबर का सप्लाई कहाँ से होता है? वो भी हाउस होल्ड से, कोई ना कोई घर से निकल के काम करने के लिए फैक्ट्री में आएगा, तो बदले में लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। अच्छा, हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक में जमा करता है, फिर उसी बैंक से फैक्ट्री लोन लेता है कि नहीं लेता? तो कैपिटल का फ्लो भी हाउस होल्ड से ही होता है। बदले में कंपनी क्या करता है? इंटरेस्ट पे करता है। बदले में कंपनी क्या करता है? इंटरेस्ट पे करता है सर, इंटरेस्ट। अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो रिस्क उठा के बिजनेस कर रहा है, जो रिस्क उठा के बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है सर? सर वो एंटरप्रेन्योर भी तो हाउस होल्ड का ही कोई ना कोई पार्ट है, जो यहां से निकल के फैक्ट्री बनाया। पूरा हाउस होल्ड का मतलब क्या है कि देश का पूरा एक एक हाउस होल्ड ही तो पूरा हाउस होल्ड है। अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और एक एक फैमिली में अगर 4 मेंबर होगा, तो अप्रोक्स हमारे देश में 70 करोड़ फैमिली होंगे सर। 70 करोड़ फैमिली में से अगर 10,000 लोग भी एंटरप्रेन्योर होता है ना सर, तो ये 10,000 हाउस होल्ड से ही तो निकला होगा। अगर आप मेरा बात समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है सर। ये 70 करोड़ फैमिली है अप्रोक्स हमारे देश में। इसी 70 करोड़ फैमिली माने 70 करोड़ हाउस होल्ड। इसमें से कोई ना कोई तो होगा जो बाहर निकल के फैक्ट्री बनाया होगा, आसमान से तो नहीं टपका, और खजूर पे भी नहीं लटका, ठीक है, आया तो घर से ही। तो बदले में एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? फैक्ट्री से प्रॉफिट चुराता, चुराता नहीं है, प्रॉफिट ही अर्न करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट का मांग होता है, जो फैक्ट्री पूरा करता है। अच्छा, बदले में फैक्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। फैक्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्या प्रोडक्शन करता है? अरे जो भी जरूरी है, खाने का चीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मशीनरीज, व्हाटएवर। तो जो भी ये फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है, ये अल्टीमेटली घूम के कौन किसके पास जाता है? हाउस होल्ड के पास ही जाता है। तो हाउस होल्ड क्या करता है? इनको पेमेंट करता है। बदले में क्या लेता है? प्रोडक्ट लेता है। फैक्ट्री प्रोडक्ट इनको देता है, बदले में ये इनको पेमेंट करके परचेस कर लेता है। सर बोलो, ऐसा ही होता है? जो मैं आपको अभी बताने का कोशिश किया
क्या इकोनॉमी इसी तरह से चलता है? हाँ या ना? अगर आपको कोई दूसरा आइडिया हो तो आप बोल सकते हो, लेकिन इकोनॉमी तो इसी तरह से चलता है। 70 करोड़, हमारे देश में 70 करोड़ अप्रोक्स फैमिली है, काफी सारे फैक्ट्री है जहां पर लोग लैंड देता है या सरकार से लिया होगा, बदले में लेबर भी लिया होगा, कैपिटल भी लिया होगा बैंक के थ्रू से, जो एक्चुअली घर वाले का ही पैसा है, फिर किसी ना किसी फैमिली से कोई ना कोई आके बिजनेस किया होगा, फिर वो प्रॉफिट ले रहा होगा। तो लैंड के बदले लेबर, सॉरी, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, और फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट हाउस होल्ड को सेल किया और हाउस होल्ड प्रोडक्ट परचेस किया। इसको बोलते हैं, ये जो मैं आपको बताया ना सर, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहते हैं इसको। सर ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। तो अगर आप प्रोडक्शन को नहीं समझ पाओगे और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाओगे, तो फिर आगे का हर एक खेल आपको बेकार लगेगा, समझ ही नहीं पाओगे आप। इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि ये लैंड के बदले रेंट, ठीक है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। बदले में फैक्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। बदले में फैक्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, और वो प्रोडक्शन पब्लिक को अल्टीमेटली सेल करता है। फिर वो पब्लिक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि पब्लिक का डिमांड है। और सेल का मतलब क्या? सेल माने सप्लाई। पब्लिक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि पब्लिक का डिमांड है, इसलिए वो परचेस करता है ना सर? अब इसी प्रोडक्शन के बारे में ये चैप्टर आपको बात करता है। चलो सर, मैं आशा करता हूं कि आपको एक आइडिया मिला होगा। बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन जिस कंट्री में प्रोडक्शन जितना बेहतर तरीके से मैनेज हो पाता है, आप इतना समझ लो कि वो कंट्री आगे आगे डेवलप करेगा। सिंपल बात है। जैसे कि मैं आज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशंस में लेके जा रहा हूँ। जो लास्ट क्लास में मैंने बात आपके साथ किया था, उससे थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट बात करूंगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है सर? प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बारे में बात करता है। इनपुट माने फैक्ट्री में, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाते हैं सर, ठीक है, ये फैक्ट्री है मान के चलते हैं, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। अरे समझ लो सर, ड्राइंग क्लास थोड़ी है। अब फैक्ट्री में मानो आप व्हीट घुसा रहे हो, व्हीट माने गेहूं, तो इनपुट के रूप में अगर व्हीट दे रहे हो, इधर से क्या निकलेगा? आटा, है ना? सिंपल ना, आटा निकलेगा। या फिर आटा या मैदा, जो भी बोलो आप। अब इसी मैदा को फिर और फैक्ट्री में ट्रांसफर करके आप वहां से नूडल्स बना ले रहे हो। ये सर नो, व्हीट से आटा या मैदा बना, मैदा से नूडल्स बना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनपुट आउटपुट कुछ भी बना सकते हो सर। टोमेटो से केचप बना लो, ठीक है, जो बनाना है बना लो। यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग और एवरीथिंग। मैन कैनॉट क्रिएट मैटर, बट मैन कैन ऐड देयर यूटिलिटी ऑन दैट थिंग्स। ठीक है, ये चीज मैं लास्ट दिन भी आपको समझा रहा था कि प्रोडक्शन एक ऐसा चीज है जहां पर इंसान कोई भी चीज बना नहीं पाता। ठीक है, मैन कैनॉट क्रिएट मैटर, बट मैन कैन डू ओनली टू क्रिएट और ऐड यूटिलिटी। वो अपना जरूरत को बदल सकता है यूटिलिटी में। जिस तरह से चावल डायरेक्टली तो खा नहीं सकते, धान को या पैडी को, उसको उसको बॉयल करके हम लोग चावल बना लेते हैं, फिर उसको और एक बार बॉयल करके भात खा लेते हैं। बंगालीज बड़ा राइस खाता है, और नॉट जस्ट बंगाली, साउथ इंडिया में भी बड़ा राइस का चल है। ठीक है, डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकता, व्हीट नहीं खा सकते, इसलिए व्हीट को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके वहां से आटा निकल के रोटी खा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैन कैनॉट क्रिएट मैटर। हम लोग किसी मैटर को बना तो नहीं सकते, बट हम उसको यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं। ये चीज भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो आज का मैटर क्या है सर? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? आज मैं आपको जो बता रहा हूं सर, इसमें मैं आपको एक्चुअली ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन।
प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट में बात करता है, दैट इज अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट अंडर ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। हर चीज को डेवलप करने का एक टेक्निकल नॉलेज होता है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी समय के साथ डेवलप किया है सर, पर टेक्निकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकल नॉलेज के साथ जब किसी इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं तो देश का प्रोडक्शन बढ़ता है। आउटपुट टेक्स द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस। आउटपुट में क्या आता है, आप गुड्स बनाते हो, सर्विस बनाते हो, एंड इनपुट आर द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू से कोई प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ऐसे भी कहा जा सकता है कि अल्टीमेटली इनपुट से ही आउटपुट निकल के आता है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ सर, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। फिर हम लोगों को ना ये फंक्शन समझना है, फिर आगे आगे कैलकुलेशन आएगा, वेट एंड व्हाट सर, ठीक है। डाउट हो तो, समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल बीच में पूछना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आज बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया तो मैं ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया दुर्गा पूजा चालू हो गया है, मेरा ही नहीं हुआ बाकी सबका चालू हो गया है। सब मैसेज कर रहा है सर घूमने निकले हैं, ठीक है, क्लास कैसे ज्वाइन करें। मैं समझ गया कि छुट्टी देने का टाइम आ गया है, लेकिन क्लास आज तो होगा। आप लोग अच्छे बच्चे हो कि घूमने ना निकल के पढ़ाई कर रहे हो, काफी अच्छे बच्चे हो आप लोग। अच्छा देखो सर, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल जनरेट कर रहा हूं, ध्यान से बात समझना। क्या एग्जांपल लिया जाए, कार का एग्जांपल लिया जाए सर। जैसे मानो BMW, सर ये गाड़ी के बारे में नाम तो आप लोग सुना होगा, ठीक है, ये एक जर्मन कंपनी है, बड़ा अच्छा सा फेमस कार बनाते हैं सर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो BMW या मर्सिडीज जो भी कार आपको पसंद हो ना हो अलग बात है, पर कार जो बना, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगा। हाँ साहिल बोल, मानसी, एनीवन। कार बनाने के लिए मेन मेन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है जिसके बिना कार नहीं बन सकता। रॉ मटेरियल क्या लगेगा, भूमि साहब बोलो सर, तनु बोल सकते हो, बोलो सर। एक कार या BMW बनाने में आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए। चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। सर मेटल टायर। मेटल लगेगा, वेरी गुड सर। अच्छा ये मेटल जो है, जैसे मानो कि ये जो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो ढांचा बना है सर इसका, ये किस चीज से बना है। बोलो सर, एल्यूमिनियम हो सकता है ना, टीना हो सकता है, या फिर आयरन और लोहा का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है ना सर। लोहा को स्टील में बदल के, लोहा को स्टील में बदल के उसके साथ एल्यूमिनियम वगैरह मिक्स करके ऐसी तरह से तो बनाते हैं। तो मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, ये जो एल्यूमिनियम है, आयरन ओर है, ये कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है। आयरन आयरन ओर कहाँ मिलता है। लैंड हाँ सर, लैंड से। लैंड से मिलता है, थैंक यू सर, ठीक है, मिट्टी के नीचे से मिलता है। आयरन ओर का माइंस होते हैं सर, ठीक है, आयरन ओर का माइंस होते हैं। जैसे हमारे देश में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जंगल पहाड़ी में आपको आयरन ओर माइंस दिखेगा, ठीक है, लोहा का माइंस, वहां से लोहा प्रोडक्शन होता है। जितना होता है देश के अंदर कोशिश किया जाता है, बाकी विदेश से एक्सपोर्ट किया जाता है, सॉरी इंपोर्ट किया जाता है। जैसे कुछ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आता है, ठीक है, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, ठीक है, कुछ चाइना से भी ले लेते हैं, जिस देश में मिलता है उस देश से ले लेते हैं सर। तो कहने का मतलब इतना है कि आप दुनिया में कोई भी चीज बनाओ, जैसे कि मैं BMW का बात कर रहा था, जैसे आप लोगों ने बताया सर मेटल का जरूरत है, वो मिट्टी से आ रहा है, ठीक है, आयरन ओर के रूप में, आयरन ओर के रूप में, कच्चा लोहा। अच्छा टायर किससे बनता है सर। रबर से बनता है। रबर का क्या होता है, ट्री होता है, वहां से रबर बनता है। तो टायर हो गया, आयरन ओर हो गया, ठीक है, ट्री भी तो मिट्टी में ही उगता है,
ये ग्लास कहाँ से बनता है सर? ये शीशा, फिर ये केमिकल फॉर्मेशंस और कुछ पत्थर होता है, जर्मनी साइड में मिलता है, उसको फॉर्मेशंस करके ये कांच बन जाता है। ठीक है, एक भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो मिट्टी से नहीं बनता। तो अगर मैं कहूं कि BMW और कुछ भी नहीं, पार्ट ऑफ क्ले है, ठीक है, पार्ट ऑफ क्ले है, तो क्या मैं गलत बोलूंगा? BMW और कुछ भी नहीं, पार्ट ऑफ मिट्टी है, मिट्टी का पार्ट है। ये पहले सभी चीज दुनिया में पहले से था, हम लोग बस अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उसको बदल डाला। तो जर्मनी जो टेक्नोलॉजिकली काफी डेवलप कंट्री है, उसने अपने जरूरत के हिसाब से इतना बेहतरीन कार बनाया जिसको पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। इंडिया भी बना रहा है सर, भले ही हम लोग के पास BMW नहीं है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, हम लोग भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? द पॉइंट इज वेरी सिंपल, पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। इनपुट में क्या दिया आपने देखा, आउटपुट से क्या निकला, गाड़ी निकला। सिमिलर तरीके से फोन का एग्जांपल हो सकता है, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर इसके साथ प्रोडक्शन चैप्टर का क्या कनेक्शन? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन सर, क्योंकि देश, कंट्री या आपका स्टेट, से फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, से फॉर एग्जांपल आप बिहार से बिलोंग करते हो, से फॉर एग्जांपल आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिलोंग करो सर, आप ऑलवेज चाहोगे कि आपका स्टेट, आपका कंट्री डेवलप करे। तो जिस कंट्री में जितना प्रोडक्शन अच्छा होता है, जितना अच्छा बिजनेस होता है, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा, वो देश, वो कंट्री, वो स्टेट उतना डेवलप करेगा, उसका इकोनॉमी उतना प्रॉस्पर करेगा। देखो भाई, खाने के लिए ना पैसा चाहिए, कुछ भी करो। अब दूसरे का लूट के कभी कोई 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 खा सकता है, वो अलग बात है, ठीक है, वो इतिहास में जो हो गया, आगे और संभव नहीं है, लूट मार के नहीं खाया जा सकता, ठीक है, लेकिन हाँ अपना रुतबा बना के रखना पड़ेगा, चलो वो अलग बात है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? अब प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने का दो तरीका है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो जो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन होता है उसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। शॉर्ट रन फंक्शन अगर मैं कंपनी के एंगल से बोलूं, क्योंकि आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो सर, तो कंपनी के एंगल से देखा जाए तो अगर विद इन 1 ईयर या मैक्सिमम 5 साल के हिसाब में, मैक्सिमम 5 ईयर्स बड़े कंपनी के केस में, 1 साल से लेके 5 साल आपका शॉर्ट पीरियड है, और मोर देन 5 ईयर अगर आप टिक जाते हो तो उसे लॉन्ग पीरियड करते हैं। लॉन्ग पीरियड बने ग्रेटर देन 5 ईयर इन जनरली, ठीक है, और 1 to 5 ईयर्स को हम लोग शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, 1 to 5 ईयर को शॉर्ट रन बोल सकते हैं। सर शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो समझ में आया, बट इसके साथ इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन? वेट सर, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, इन दी शॉर्ट रन ये जो 4 फैक्टर था ना, जिसके बारे में मैं आप लोगों का माथा खा रहा था, दिमाग दिमाग का दही बना रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओके, ये जो 4 फैक्टर है, कहता है कि जब बिजनेस शॉर्ट रन में चल रहा हो, ठीक है, एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। इसमें से कोई भी एक फैक्टर को फिक्स कर दो, बाकियों को वेरिएबल कर दो। दिस इज डन व्हेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज डिराइव्ड, एंड इस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। माने इनमें से ये प्रोपोर्शनेटली वेरी करेगा, इसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। सर रट्टा नहीं लगाना, अंडरस्टैंड करना है, रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता का दिन चला गया। स्कूल लेवल में रटने का काम करते हैं स्टूडेंट, पता नहीं क्यों करते हैं, ज्यादा रट्टा लगाते लगाते हम लोग भूल ही जाते हैं कि पढ़ाई क्या चल रहा है। हम लोगों को समझना है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है। सर कैसे समझेंगे? सर उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा ना, आपको भी और मुझे भी, ठीक है, मैं समझाने के लिए समय लूंगा और आप लोग समझने के लिए समय लेना। तो सर मैं जैसे कि आपको बार बार दिमाग का दही बना रहा था कि आपको बिजनेस करने के लिए एक जमीन का जरूरत है, एक लेबर का, कुछ लेबर का,
आप खुद भी लेबर ही कर सकते हो। लेबर का मतलब क्या, आमतौर पे लेबर माने हम लोग सोचते हैं कि कोई आके मेरे काम करके जाएगा। इकोनॉमिक्स उसको लेबर नहीं बोलता, इकोनॉमिक हर किसी को लेबर बोलता है। जो भी अपना मेहनत देता है वो लेबर है, चाहे वो दूसरे का मेहनत यूज करें या खुद का मेहनत से बनाए। लेबर बने एनी वन एंड एवरीबडी, ठीक है, एनीबडी और एवरीबडी जो भी इकोनॉमी में काम कर रहा है वो लेबर है। सर माने जो हाई फाई जॉब कर रहे हैं वो भी लेबर, और जो सामान ढोता है वो भी लेबर। हाँ सर, जो फिजिकल लेबर दे रहा है वो भी लेबर, जो मेंटल लेबर दे रहा है वो भी लेबर। लेबरी में कोई फर्क नहीं है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इसमें से एक फैक्टर फिक्स रहेगा, बाकी वेरिएबल होगा शॉर्ट रन में। पर लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरी कर जाएगा। लॉन्ग रन में सारा का सारा फैक्टर वेरी कर जाएगा। सर एग्जांपल दो, चलो ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट समय लूंगा सर आप लोगों का। अभी दुर्गा पूजा है कोलकाता में, ठीक है, चल रहा है सर, एकदम चारों तरफ माहौल एकदम फेस्टिवल, ठीक है, एकदम फेस्टिव मोड में है कोलकाता। अच्छा, दुर्गा पूजा में अगर आपको स्टॉल लगाना है, लगाओगे सर? काफी भीड़ होता है, देखे खत्म नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो सर? कोई लगाना चाहोगे दुर्गा पूजा में स्टॉल? तनु, साहिल, मानसी, भूमिशा, एनीवन? कोई भी खाने का स्टॉल लगा सकते हो, बुक्स का स्टॉल लगा सकते हो, या फिर कोई भी स्टॉल लगा सकते हो जो फेस्टिवल में चलेगा। खाने का ज्यादा चलता है, क्या क्या लगाओगे बोलो? अरे कुछ तो एग्जाम्पल दो मुझे खाने का, क्या खाना बेचोगे बोलो? अरे कुछ तो नाम बताओ सर। मुझे ही बताना पड़ेगा? अच्छा, आप लोग कनेक्टेड हो, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। हाँ सर, आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ? हाँ सर, यस सर। ओके सर, ठीक है सर। सर दुर्गा पूजा में हम लोग एक शॉप, एक दुकान लगाएंगे। सर मैं ये आप लोगों को नॉर्मल कहानी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे मानो कि चलो मैं एक मोमो का स्टॉल लगाता हूँ, ठीक है, चलो सर मोमो स्टॉल अच्छा है, बच्चा बूढ़ा सब खाएगा, मोमो स्टॉल लगाना है। सर मजाक नहीं है, मोमो बेच के वाह मोमो जैसे बड़ा कंपनी बन गया। आपको पता है वाह मोमो का वैल्यूएशन कितना है? हाँ, वाह मोमो कंपनी के बारे में तो सुना होगा आप लोग, बड़ा ब्रांड बन चुका है। भले ही मार्केट में वाह मोमो से भी बेहतर मोमो मिलता होगा, ठीक है, नहीं सीरियसली, मुझे वाह मोमो से भी बेहतर मोमो दुकान मिला है, पर वाह मोमो का वैल्यूएशन देखो। सिर्फ मोमो बेच के, सिर्फ मोमो बेच के बिजनेस का वैल्यूएशन इतना हो सकता है, आप देख सकते हो। 2021 में इसका वैल्यूएशन बना है सर 1225 करोड़ का, और ये पूरा खेल सिर्फ मोमो बेच के हुआ है, ठीक है, मजाक नहीं सर, ठीक है। मैंने मोमो स्टॉल सुन के सर मोमो दिया सर, आज दुर्गा पूजा में स्टॉल लगाएंगे, कल पूरा भारत में फैला देंगे। इसी तरह से बड़ा बिजनेसमैन होता है सर। कोलकाता का ही एक लड़का है, मोस्ट प्रोबेबली सेंट जेवियर्स में पढ़ता था, ठीक है, जिसने ये वाह मोमो बनाया। पहले पहले ऐसे ही स्टॉल लगाता था पूजा फेस्टिवल्स में, फिर धीरे धीरे देखो ब्रांड बन गया है, नाम तो सुना ही होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, सर जब दुर्गा पूजा में आप मोमो स्टॉल लगाओगे तो आपको एक जगह भाड़ा लेना पड़ेगा, है ना, या फिर एक 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 दुर्गा पूजा कमेटी के पास जाके आपको एक जगह लेना पड़ेगा सर, जो बेसिकली आप रेंट पे लेने वाले हो। किस पे लेने वाले हो सर? रेंट पे। समझ रहे हो आप मेरा बात? तो दुर्गा पूजा कमेटी के पास जाना है और आपको एक 4-5 दिन के लिए एक अमाउंट जमा करना है। तो ऑब्वियस बात है, ये रेंट आपका वेरी करेगा नहीं, शॉर्ट रन में वेरी करेगा क्या? 5 दिन का 6 दिन का पूजा है, तो 5 to 6 डेज के लिए रेंट वेरी कर जाएगा। हाँ सर, माने क्या रेंट बदल जाएगा? हर दिन का अलग अलग रेंट होगा क्या? या दुर्गा पूजा कमेटी आपसे बोलेगा कि ठीक है आप 20,000 जमा करो और दुकान लगाओ? कुछ ऐसा होता है ना,
20,000 50,000 जगह टू जगह डिपेंड करता है। अच्छा, जो भी लेबर आप या जो भी आपके वहां पर काम करेगा उनका वेजेस 4-5 दिन में बदलेगा, बदल सकता है, वेजेस बदल सकता है। अच्छा, बैंक अगर आपसे मानो आपके पास पैसा नहीं था, आपने बैंक से लोन लिया, तो लोन का इंटरेस्ट ये फिक्स रहेगा सर अभी के लिए, और आपका प्रॉफिट ये वेरी कर सकता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट वेरी कर सकता है। लेकिन सर क्या कहना चाहता है कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर तो फिक्स रहेगा, चाहे चाहे रेंट हो, ठीक है, चाहे कैपिटल का इंटरेस्ट हो, कम से कम एक फैक्टर को तो फिक्स रखो सर। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? कम से कम एक फैक्टर को आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा, और वो हो ही जाता है। जैसे कि लैंड का रेंट नहीं बदलेगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में बदल जाएगा। अगर एक 5 दिन की जगह जब आप मोर देन 2 साल के लिए आप दुकान चलाओगे, तो थोड़ी ना आपको रेंट सेम रहेगा सर, आपका रेंट बदल जाएगा। तो लॉन्ग रन में रेंट बदल सकता है, लॉन्ग रन में हर चीज बदल सकता है। लैंड का रेंट भी बदल सकता है, लेबर का वेज भी बदल सकता है मैंने क्या बदलेगा। बैंक से जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट भी बदल सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट भी बदल बदल जाएगा। लेकिन शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर, तो मैं मान रहा हूं कि घर का रेंट आपका फिक्स रहेगा, और कैपिटल का इंटरेस्ट भी आपका फिक्स रह जाएगा शॉर्ट रन में। लेबर का वेजेस आप वेरी करा दो, कर जाएगा सर, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी वेरी कर सकता है। तो एटलीस्ट 2 फैक्टर तो मैंने फिक्स कर ही दिया है ना। और मैंने नहीं किया, ये रियल में होता है, तभी मैंने बोला ऐसा रियल में होता है सर, तभी बोला। लेकिन लॉन्ग रन में जब आपका दुकान टिक जाएगा, मानो आपने अभी वाव मोमो बना दिया, अब आप एक स्टॉल ले लिए सर, दुर्गा पूजा स्टॉल नहीं सर, आप एक एरिया में ना एक रूम रेंट ले लिए, शॉप रेंट, फिर वहां पर आप भाड़ा ले लिए, जिसका शॉप का भाड़ा पड़ रहा है मानो 10,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन 1 साल के लिए 10,000, जब ये 2 साल 3 साल चलेगा 10,000 थोड़ी रहेगा, चेंज होता जाएगा। एवरी ईयर कम से कम 5 से 10% रेंट इंक्रीमेंट होता है। तो आज 1 साल 10,000 चलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 11,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12,000 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। हर चीज लॉन्ग रन में बदलते हैं, इसलिए कहते हैं इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वैरिड इन द सेम प्रोडक्ट प्रोपोर्शंस एंड इट इज द मैटर ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं, इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं। बात समझे कि नहीं? बोलो सर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि फैक्टर फिक्स रहना, फैक्टर वेरिएबल होना, ये बात समझ में आया? हाँ सर, ये फैक्टर का फिक्स और फैक्टर का वेरिएबल, ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। यस सर। ओके सर, ठीक है। अब इसी के ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है। जैसे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मैं आपको अभी देखो धीरे धीरे आपको मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा। ये देखो सर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शनेटली कुछ फैक्टर चेंज होता है। जैसे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, as more and more unit of a variable factors are combined with same quantity of fixed factors, total product first increases at an increasing rate, then at diminishing rate, and finally starts diminishing. It implies that marginal product first rises, then diminishes eventually. Law of variable proportion is also known as law of return to a factor. It is a short run concept. सर कहना क्या चाहता है? आपके मन में सवाल आ गया कि सर कहना क्या चाहता है? So this is not critical, but you have to understand in very simple manner. सर कैसे सिंपल होगा? अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया ना, तो आगे का खेल भी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से इसको रीड करूंगा, ठीक है, लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं तो आपको इजी लगेगा। देखो, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए
आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा, जैसे कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, टीपी, एपी, एमपी, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है सर। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, इसको शॉर्ट रन में पहले समझना होगा कि शॉर्ट रन में एक बिजनेस का टोटल प्रोडक्शन का क्या होता है, एक बिजनेस का एवरेज प्रोडक्शन का क्या होता है, और एक बिजनेस का मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या होता है। अगर ये बात समझोगे तो जाके ये ग्राफ भी समझ में आएगा, तो जाके ये ग्राफ भी समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये ग्राफ आपको कभी नहीं समझ में आएगा। सर अगेन 15 मिनट लूंगा, ठीक है, पक्का पक्का 15 मिनट, समझना सर, ठीक है, कि किस तरह से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है। इसके लिए आपको पहले तीन चीज पहले समझना पड़ेगा। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। सर टोटल प्रोडक्शन उसे कहते हैं, टीपी इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। सर मतलब सर एक बिजनेस जो भी चीजें बनाते हैं, ठीक है, जैसे BMW जब अपने फैक्ट्री में कार बनाता होगा, ठीक है, नोकिया जब अपने फैक्ट्री में मोबाइल बनाता होगा, ठीक है, नोकिया जब अपनी फैक्ट्री में मोबाइल बनाता होगा, आईफोन जब अपनी फैक्ट्री में आईफोन बनाता होगा, तो टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेसमैन ने लैंड लिया, बिजनेसमैन ने लेबर डाला, बिजनेसमैन ने कैपिटल डाला, बिजनेसमैन ने रिस्क उठाया, ठीक है, बिजनेसमैन ने रिस्क उठाया, चारों इनपुट देके फिर जाके फैक्ट्री में BMW बनता है, नोकिया का मोबाइल बनता है, आईफोन का प्रोडक्शन होता है। तो टोटल प्रोडक्शन माने जितना टोटल आउटपुट आप बना रहे हो। सपोज आईफोन के फैक्ट्री में आईफोन ने डिसाइड किया इस बार 1 लाख आईफोन बनाना है, 1 लाख आईफोन बनाना है, तो 1 लाख आईफोन हो गया टोटल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। सर एवरेज प्रोडक्शन किसको कहेंगे? वेरी सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना, समझना है सर, ठीक है, डोंट थिंक टू मच, जितना समझना है उतना समझो। सर एवरेज प्रोडक्शन किसको कहेंगे? टोटल प्रोडक्शन को जब हम लोग वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल इनपुट माने कितना लेबर दे रहे हो, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट माने लेबर। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। माने अगर आप 1 लाख मोबाइल फोन बना रहे हो, उसके पीछे लेबर कितना लगा रहे हो? अगर आप 10,000 लेबर लगा रहे हो, ठीक है, वेरिएबल है, ये 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, तो आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। जितना इनपुट आप डालोगे, टोटल प्रोडक्शन से इनपुट को डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज प्रोडक्शन मिल जाता है कि मैं इतना एवरेज प्रोडक्शन कर लेता हूं। ठीक है सर, बात समझ में आया? टोटल प्रोडक्शन को जब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे कि लेबर से डिवाइड कर दोगे आप, अच्छा ये वेरिएबल इनपुट लेबर भी हो सकता है, ये कुछ और भी वेरिएबल इनपुट हो सकता है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट भी हो सकता है, बट पॉपुलरली लेबर को लिया जाता है कि वेरिएबल इनपुट में सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर, क्योंकि मेहनत से ही प्रोडक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर। लेबर कितना आप दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा। एंड देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। इसका आइडिया उनको थोड़ा सा इजी लगना चाहिए जो लोग इससे पहले यूटिलिटी का क्लास कर चुके हैं। डिमांड के अंदर एक टॉपिक है सर, कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें एक यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है जहां पर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये सब समझाया गया है। कोई बात नहीं, अगर वहां पर भूल गए हैं, रिवाइज नहीं किए, तो यहाँ पर समझ लो, वो यूटिलिटी पे था, ये प्रोडक्शन पे है। And there is a concept of marginal production. Now what is marginal production? Change in total production divided by change in labor. सर ये जो ट्रायंगल टाइप का है ना, डेल्टा कहते हैं उसको, डेल्टा माने चेंज होता है, टोटल प्रोडक्शन में चेंज डिवाइडेड बाय लेबर में चेंज। सर इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको शायद लग रहा होगा पहली बार जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर पहले इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा, उनको लग रहा होगा ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है।
समझो तो सही, एक बिजनेस को बनाने का तरीका है। दिमाग में लोड ना दो, समझने का कोशिश करो। देखो सर, किसी एक, जैसे मैंने आपको बोला कि आईफोन कंपनी आईफोन बना रहा है, तो वो सोच रहे कि 200 यूनिट आईफोन बनाना है। टीपी इज 200 यूनिट्स एंड लेबर इज 10 यूनिट्स। मानो पहले बिजनेस आईफोन कंपनी के पास 10 लेबर था और तब वो 200 आईफोन बनाता था। अब वो कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ेगा। तो 200 आईफोन की जगह वो 250 आईफोन चाहता है, तो लेबर 10 से बढ़ा के 15 करना चाहता है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द आईफोन। कैसे करोगे? आपको बस डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर चाहिए। तो कैसे मिलेगा? पहले कंपनी 200 आईफोन बनाता था, इस बार 250 आईफोन बनाएगा, 250 माने 250। तो 250 माइनस 200 कितना होता है सर? 50 होता है। तो चेंज हो गया ना, दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रोडक्शन। चेंज इन लेबर कितना होगा? पहले आपका 10 लेबर होता था, अब 15 लेबर है, तो कितना चेंज हो गया सर? 5। तो 50 बाई 5 कितना होता है सर? 10 यूनिट्स। 50 बाई 5 कितना होता है? 10 यूनिट्स होता है। ये 10 यूनिट्स का जो मिला ना आपको, ये इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चेंज होने के कारण, टोटल प्रोडक्शन चेंज होने के कारण, ठीक है, मैंने बेसिकली लेबर चेंज होने के कारण प्रोडक्शन में जितना चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज होने के कारण टोटल में जितना चेंज होता है, उस चेंज को डिनोट करने के लिए मार्जिनल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। प्लीज सर मुझे बताइए, क्या आपको मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ सर। है सर। टीपी, एपी एंड एनपी, ठीक है। अब आपको ये तीन का रिलेशन समझना होगा। सबसे पहले तो एपी और एमपी का रिलेशन समझना होगा। अगर एपी एमपी समझ जाओगे तो टीपी भी समझ जाओगे। सर ऐसा क्या है एपी एमपी में? सर बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या होता है सर, हर बिजनेस में एक टिपिकल सिचुएशन चलता है। मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि एक शॉर्ट रन बिजनेस चल रहा है। ध्यान से सुनना बात को। ये नोट्स जिनके पास है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है कलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मेरा नोट्स है, बाकी आप लोगों को इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ चीजें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आप ये वाला यूज कर लेना, बट एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछता है। जैसे मानो कि आप बिजनेस में लेबर का इनपुट बढ़ा रहे हो। पहले आप एक लेबर देते थे, अब 2 लेबर दे रहे हो, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर नॉर्मल बात है कि लेबर बढ़ाते जाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, है ना सर? अगर हम लेबर बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। आईफोन पहले से ज्यादा बनेगा। आपको पता है आजकल आईफोन इंडिया में बन रहा है। पहले आईफोन एक्सपोर्ट करना पड़ता था, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ता था, मैं बार बार गलत लैंग्वेज यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आजकल आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गया है। आईफोन मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये देखो सर, फॉक्सकॉन बोल के एक कंपनी है जो सब्सिडरी है, वो आईफोन बना रहा है। फॉक्सकॉन began manufacturing iPhone in India and initially made only older or lower budget phones. iPhone 14 marked the first time manufacturer Foxconn started building the new model in India and it was launched globally. It will be manufacturing the iPhone 15 at a much higher speed and volume. तो दिन ब दिन इंडिया में बिजनेस का अलग ही एक जज्बात बना हुआ है सर। फोर्ब्स का रिपोर्ट है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप और रिसर्च करो, नो इशू। पहले सब चाइना में बनता था, कोरोना के बाद सिचुएशन थोड़ा चाइना से शिफ्ट होके इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो देश का तरक्की इस पे डिपेंड करता है सर। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा ना सर, उतना इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। आप लोगों का इतना मेहनत का पढ़ाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है, और भी जो भी जिस फील्ड में भी है, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, मेहनत तभी रंग लाएगा ना जब बिजनेस तरक्की करेगा, क्योंकि नौकरी तो बिजनेस में मिलता है। सर ध्यान से देखो, तो आईफोन पहले कम लेबर लगा रहा था, कम आईफोन बना रहा था। जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहा है वैसे वैसे आईफोन बढ़ रहा है। पहले एक लेबर पे 2 आईफोन, 2 लेबर पे 5 आईफोन, 3 लेबर पे 9 आईफोन, 4 लेबर पे 12 आईफोन। सर आईफोन तो मैं नाम दिया सर, अब आप कुछ भी इमेजिन करो ना। आईफोन तो मेरा एग्जाम्पल है, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस।
नॉर्मली क्या है ना, लोग आईफोन के लिए बड़ा बड़ा फॉन्ड होते हैं, इसलिए मैं आईफोन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन एक मजा का बात है सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आईफोन टोटल प्रोडक्शन पहले नहीं बढ़ जाता, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है मार्जिनल प्रोडक्शन के कारण, मार्जिनल प्रोडक्शन के कारण टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। तो सर जब बिजनेस इनिशियल स्टेज में होता है, मैं आपको शॉर्ट रन समझा रहा हूं, शॉर्ट रन में जब बिजनेस इनिशियल स्टेज में है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन माने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न माने लेबर कम डालोगे लेकिन प्रोडक्शन हाई होगा, क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लुक एट सर, जब आपका लेबर इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन देखो 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपका लेबर बढ़ेगा तो इधर मार्जिनल प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो आपको मैं दिखा रहा था कि जितना यूनिट बढ़ाओगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक, जितना आपका लेबर का यूनिट बढ़ेगा उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अच्छा ये एग्जाम्पल है, आप इस तरह से कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर लेबर 1 2 3 4 करके लिया गया, अगर आप चाहोगे तो आप 100 200 300 400 ऐसा करके आप 900 का भी हिसाब लगा सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ऐसा कोई जरूरी बात नहीं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में 1 2 3 दिया गया है तो आप भी 1 2 3 को ही रट्टा लगा लो, आप इसको 1 2 3 भी कर सकते हो, प्रोडक्शन को आप 200 300 करके भी समझ सकते हो, या 2000 3000 करके भी समझ सकते हो, 2 लाख 3 लाख करके भी समझ सकते हो, फुल्ली अप टू यू। लेकिन आप कैरेक्टर पे ध्यान दें सर, जब बिजनेस शॉर्ट रन में होता है तो इनिशियल स्टेज में लेबर बढ़ता है, साथ में मार्जिनल प्रोडक्शन भी डेवलप करता है। देखो 2 3 4 यहां तक का जर्नी देखो सर, इसे कहते हैं स्टेज 1 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस में एक इंक्रीजिंग रिटर्न दिखता है, इनपुट डालते जाओ प्रोडक्शन मिलता जाएगा। देखो 2 से 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, 2 से 5 5 से 9, और मजा देखो सर ये एमपी कैसे आया, चेंज इन टीपी बाई चेंज इन लेबर, कैलकुलेशन देखो एमपी कैलकुलेशन कैसे आया, जब लेबर 1 से 2 हुआ, स्टार्टिंग में तो देखो स्टार्टिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी 1 है ये भी 2 है तो ये भी 2 ही होगा। लेकिन लुक एट हियर, जब आपका लेबर 1 से 2 हो रहा है तो लेबर का चेंज कितना, प्लीज टेल मी सर, लेबर 1 यूनिट से 2 यूनिट हो रहा है तो लेबर चेंज कितना हो रहा है, 1 है ना सर। प्रोडक्शन 2 से 5 हो रहा है, ये आप सब्जेक्टिवली चूज कर रहा हूं मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। 2 से 5 टोटल प्रोडक्शन 3 में चेंज हुआ, तो प्रोडक्शन 3 चेंज, डेल्टा टीपी कितना हुआ मेरा, डेल्टा टीपी इक्वल्स टू 3, और डेल्टा लेबर कितना हुआ, 1 से 2 का चेंजेस 1, सो 3/1 कितना होता है 3, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया 3, 3 से 4 लेबर का चेंजेस, 9 से 12 टोटल का चेंजेस, अगेन इधर भी 3 का चेंज इधर 1 का चेंज, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा जब इधर देखो 5 से 9 का चेंज कितना 4, 2 से 3 का चेंज कितना 1, तो इधर कितना हो जाएगा 4। सर कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो मैं फिर से बताऊंगा। हाँ सर, कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है आप लोगों को? प्लीज सर बोलो, ये स्टैटिस्टिक्स है और कैलकुलेशन भी है थोड़ा सा, ये चेंजेस समझ में आ रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन मैं कहाँ से कर रहा हूँ? कोई भी ये जो 2 डेटा है ना, एटलीस्ट 2 डेटा आपको पहले से डिटरमाइन कर लेना पड़ेगा, एजम्पशन। आप अपने हिसाब से कोई भी 2 डेटा चूज कर लो, लेबर और टोटल प्रोडक्शन ले लो या फिर लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ले लो, एवरेज तो बाद में निकलेगा सर, या तो लेबर एंड टीपी ले लो तो ये बाकी 2 निकल जाएगा, या फिर लेबर एंड एमपी ले लो तो बाकी बीच का 2 निकल जाएगा, सिंपल है।
देखो सर यहाँ पर 4 से 5 का लेबर का चेंजेस, एक का, और यहाँ पर 12 से 14 का चेंजेस टोटल प्रोडक्शन का। तो इधर 2 यूनिट का चेंजेस, इधर 1 का चेंजेस, तो डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर 2/1, इधर देखो 2। जस्ट फॉलो दी कॉन्सेप्ट, इजीली निकल जाएगा सर। आपको क्या एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कैलकुलेट एमपी, कैलकुलेट टीपी, कैलकुलेट एपी, तो आप जवाब दे सकते हो। और मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या है सर? अगर आपको मार्जिनल पता है, मानो कि ये वाला आपको गिवन नहीं है, से फॉर एग्जांपल यू डोंट नो दी टीपी, आपको सिर्फ एमपी दिया और लेबर दिया, आपको पूछता है टोटल कितना होगा, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक यूनिट लेबर पे दो यूनिट प्रोडक्शन होता है, 2 यूनिट लेबर पे 3 प्रोडक्शन होता है, तो 2 यूनिट जब आप दे रहे हो तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 2 + 3, 2 + 3 देखो 5, 3 + 4, सॉरी 5 तो था ही ना, 5 और इधर क्या हो गया, एक्स्ट्रा 4 आया, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। माने क्या हो रहा है सर, एमपी का मतलब क्या है? चेंज इन प्रोडक्शन, एक एक करके चेंज हो रहा है, टोटल बढ़ रहा है, एक एक करके चेंज हो रहा है, टोटल बढ़ रहा है, टोटल चेंज होगा। जब आपका प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, जब आपका चेंज इन प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी था नोकिया बोल के, पहले नोकिया का फोन मार्केट में हर कोई यूज करता था, अभी नोकिया का वो मार्केट नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि नोकिया का प्रोडक्शन पहले से खराब हुआ है। या फिर एम्बेसडर कार, एम्बेसडर कार, पहले हर कोई एम्बेसडर कार चाहता था, आजकल लोग एम्बेसडर उतना पसंद नहीं करता, तो धीरे धीरे कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन गिर गया, देखो पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर जीरो में आ गया, फिर नेगेटिव। माने नेगेटिव का मतलब है अगर और प्रोडक्शन करोगे तो लॉस में चले जाओगे, दुकान बंद हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है सर, अगर और प्रोडक्शन करोगे तो लॉस में चले जाओगे, नेगेटिव रिटर्न मिलेगा आपको। ऐसे हालत में दुकान चलाना मुश्किल है। तो सिंपल बात है, लेबर एक सर्टेन टाइम पे, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है सर, लेबर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे मार्जिनल बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल भी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज में क्या है, जब एपी और एमपी इक्वल स्टेज में है, जैसे कि ये 3 है, ये भी 3 है, लेकिन एमपी, सॉरी एवरेज प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पोजीशंस पे है। देखो इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन नीचे गिर गया, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3। जब एपी अपना मैक्सिमम में है और एपी इक्वल्स टू एमपी है, एपी माने एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन, लेकिन यही सिचुएशन है जहां से डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो जाता है। सर डिक्रीजिंग क्यों? आप देखो, जब एवरेज गिरता है ना, जब एवरेज गिरता है तो बिजनेस का प्रोडक्शन सिचुएशन खराब होता है, क्योंकि मार्केट अभी खराब हो जा रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो जाएगा। सर कैसे पता लगेगा? ये देखो सर, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद देखो धीरे धीरे स्पीड कम हो गया, पहले 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से देखो 14, 15, 15, स्लो हो गया ना। जब एवरेज गिर जाता है तो टोटल भी स्लो हो जाएगा। तो ये शुरुआत है डिक्रीजिंग रिटर्न का, रिटर्न तो दे रहे हैं पर डिक्रीज हो रहा है, दिस इज द स्टेज 2। एंड देन फाइनली आता है फाइनल स्टेज, जिस पॉइंट में मार्जिनल प्रोडक्शन बिजनेस में जीरो लेवल में आ जाता है। जीरो लेवल माने अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, या तो आप कुछ नया सोचो, जैसे कि नोकिया न्यू मॉडल के बारे में सोच नहीं पाया, इसलिए बीच में गायब हो गया था। आप सबको पता होगा जो थोड़ा सा बहुत भी मार्केट समझते हो, नोकिया का मोबाइल बीच में गायब हो गया था, वापस आया है सर अभी रिसेंटली, लेकिन वो वाला मार्केट अभी और नहीं है जो पहले था। सो कहना क्या चाहते हैं कि जब आपका मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट के प्रति खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट एंड सिचुएशंस में आ जाता है,
तब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0। ऐसे हालत में आपका एवरेज और गिरेगा। अच्छा, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल बाय लेबर, टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर, माने इनपुट, वेरिएबल इनपुट। करके देखो, 15/7, 15/6, 14/5, 12/4, 9/3, 5/2, 2/1, आपको सारा एवरेज पॉइंट आ जाएगा। यू कैन इजीली कैलकुलेट दीज थिंग्स इफ यू नो द फॉर्मूला, एंड आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला पढ़ाया। अब देखो, आपको बहुत स्मूथली बात समझ में आ जाएगा। जब बिजनेस पे न्यू प्रोडक्शन और धीरे धीरे कम हो गया या बंद हो गया, एम्बेसडर कार बंद हो गया सर, अभी न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो गया। अब एक न्यू कंपनी, फ्रेंच कंपनी लिया है, बोल रहा है कि एम्बेसडर कार को वापस लाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 में आ जाएगा ना, जब बिजनेस में और कोई नया दम नहीं है, अगर इनोवेशन है तो बचेगा। लोगों को इनोवेशन है, बिजनेस लोगों को पसंद हो रहा है, प्रोडक्ट पसंद हो रहा है, तो शायद बच जाए। लेकिन जब इनोवेशन खत्म हो जाए, प्रोडक्शन में नया जान नहीं है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। अब दुकानदार को सोचना चाहिए। अगर अब भी नहीं सोचा ना, नॉर्मली तो सोचना ही पर चाहिए स्टेज 2 में। अगर यहां पर नहीं सोचा तो अब धीरे धीरे आप लॉस में चले जाओगे। क्योंकि जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन 0, टोटल प्रोडक्शन थम गया। अरे थम जा रहे बंदे, ऑटोमेटिक थम जाएगा और कम हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 15 से 14, 14 से 12। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही खत्म है ना सर, मार्केट में डिमांड ही खत्म है। तो अगर मार्केट में डिमांड खत्म है तो फिर आप और प्रोडक्शन करोगे तो लॉस में ही ना जाओगे। तो जिस पॉइंट में मार्जिनल प्रोडक्शन 0, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम अचीव कर चुका है, स्टेज 3 चालू हो जाता है, और इस स्टेज को नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। अगर आप अभी भी बिजनेस में रहना चाहते हो, चेंज योर मेथड और चेंज योर इनोवेशंस। ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू प्रोडक्ट, ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू इनोवेशन। अदरवाइज you have to go from the market, you have to leave the market। आपको जाना पड़ेगा। ये बात हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे आप कितना बड़ा टाटा बिरला अंबानी हो, चाहे आप कितना बड़ा अंबानी क्यों ना हो, जाना तो पड़ेगा। या तो चेंज कर लो समय रहते रहते, नहीं तो मुश्किल में सबको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। बिजनेस का बात कर रहा हूं सर। प्लीज टेल मी, ये टेबल का 2 पार्ट है सर, एक कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा एनालिसिस पार्ट। क्या आप लोगों को समझ में आया? कैलकुलेशंस भी और एनालिसिस भी। हाँ सर, क्या आप लोगों को समझ में आया सर? थैंक यू सर। अब ये जो मैं आपको टीपी, एमपी और एपी का रिलेशन समझाया, ठीक है, इसमें और एक चीज आपको जोड़ना पड़ेगा। आप एक चीज ख्याल करना, जब एवरेज प्रोडक्शन गिरता है, सॉरी बढ़ता है, एवरेज बढ़ रहा है देखो, तब मार्जिनल भी बढ़ता है स्टार्टिंग में। फिर जब एवरेज थम जाता है, मार्जिनल भी थम जाता है एक पॉइंट पे। उसके बाद एवरेज को देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, मार्जिनल भी कम हो रहा है। लेकिन एवरेज कभी भी 0 नहीं हो सकता, मार्जिनल 0 हो जाएगा, मार्जिनल माइनस पे चला जाएगा, पर एवरेज कभी भी माइनस पे नहीं जाएगा। क्योंकि एवरेज कैसे माइनस पे होगा? क्योंकि एवरेज का कैलकुलेशन तो टोटल और लेबर इनपुट पे होता है, और मार्जिनल इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्शन का डायरेक्ट पार्ट है, वो प्रोडक्शन का डायरेक्ट पार्ट है। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि आप प्रोडक्शन कर तो रहे हो पर बिजनेस के लिए लॉस हो जाएगा। इसलिए ये आपको बताना चाहते हैं कि थम जा रहे बंदे, अगर शॉर्ट रन में सक्सेस चाहिए तो आपको यहीं पर सुधार लेना पड़ेगा। अब इसको मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं। जो मैंने आपको स्टैटिस्टिकली दिखाया और एनालिसिस करके बताया, अब इस चीज को ग्राफिकली बताता हूं, ध्यान से देखना सर। वेरी इजी सर, सोच सोच का फर्क है और कुछ नहीं। बिजनेस माइंड डेवलप करना है। ऑफलाइन में इसलिए आप लोगों को मैं आने के लिए बोलता हूं
ऑफलाइन में आओगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, कोई डाउट होगा तो मैं आपको और सामने बैठ के बता दूंगा। ठीक है, जब भी ऑफलाइन क्लास चालू होगा, ऐसे ऑलरेडी चल रहा था, अब इसके बाद तो मैं दुर्गा पूजा में ही करूंगा। कल एक क्लास रखा गया है, देखता हूँ सर, मैं आपको फाइनल बताऊंगा कि कल क्लास होगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पूजा चालू हो चुका है। अब मैं आपको फाइनली बताऊंगा रात तक या कल सुबह तक बताऊंगा कि कल ऑफलाइन क्लास आना है कि नहीं है। अच्छा देखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तो हर ग्राफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस में लेबर प्रोवाइड करो और इधर आपका आउटपुट को डिनोट करो कि बिजनेस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। सर ये देखो सर, ये आपका है मार्जिनल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन से ही डिपेंड करता है कि आप धीरे 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 ग्रो कर रहे हो। जैसे जैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका एवरेज प्रोडक्शन भी धीरे 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 ग्रो करेगा। बट लुक एट दिस सिचुएशन सर, एक सर्टेन टाइम के बाद आपका एवरेज प्रोडक्शन थोड़ा स्लो पड़ जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्शन ना गिर जाएगा। देखो मार्जिनल ना गिर जाएगा। ये बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट इसको फॉलो करके कर रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स पे देखो, जिस पॉइंट से मार्जिनल प्रोडक्शन 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, ये देखो 3 से 2.8 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये स्लो पड़ गया और ये गिर रहा है। एक बंदा स्लो हो गया, एपी एपी स्लो हो गया और एमपी गिर रहा है। ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन थम जा रहा है। ठीक है, देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यूनिट बाय यूनिट प्रोडक्शन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। टोटल भी साथ साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जिस पॉइंट में जाके मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना चालू होता है, ठीक है, मैंने बिजनेस में धीरे धीरे चुनौती आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, इस हालत में धीरे 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 मार्जिनल गिरने लगता है और एक पॉइंट में एवरेज प्रोडक्शन भी गिरना चालू होता है। जिस पॉइंट में ये दोनों एक दूसरे को टच करता है, ये आपका स्टेज 1 का एंड है। जिस पॉइंट में एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन, मैंने बेसिकली एमपी एपी को ऊपर से कट करता है, एमपी एपी को ऊपर से कट करता है, जिस पॉइंट में मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज पॉइंट प्रोडक्शन को कट करता है, ये स्टेज 1 का अंतिम छोर है, फाइनल स्टेज। ओके, और ये स्टेज 1 में क्या हुआ है सर, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सॉरी ये गलत मिस्टेक है, माने प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन्फ्लेक्शन माने यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन में एक चेंजेस आ रहा है। इसके बाद चालू होता है स्टेज 2। आप नोकिया को दिमाग में रख सकते हो या एम्बेसडर कार को। स्टेज 2 में क्या हुआ, धीरे 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 बिजनेस का लोगों का जरूरत और खराब हो रहा है, डिमांड नहीं है मार्केट में। जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ये जीरो है ना, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो की तरफ बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन और गिर रहा है। ठीक है, जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्शन यहां पर है, मार्जिनल प्रोडक्शन जहां पर जीरो में पहुंच जाएगा, उस टाइम पे टोटल प्रोडक्शन अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर लेगा। टोटल प्रोडक्शन अपना हाईएस्ट लेवल अचीव करेगा कब, जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा। मैंने दिस स्टेज एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा नहीं अभी तक, बट इसके बाद कर सकता है। नेगेटिव नहीं हुआ, जीरो में है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो में है तब टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट में है। इसके बाद अगर मार्जिनल प्रोडक्शन और भी एम्बेसडर अपना प्रोडक्शन करता है, नोकिया अपना प्रोडक्शन कर रहा था, तो वो नेगेटिव हो रहा था, -1 -2। इसका मतलब प्रोडक्शन तो करोगे पर सेल नहीं कर पाओगे, सेलर नहीं बन पाओगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड खराब हो चुका है। मार्केट इसी तरह से खराब हो जाता है। अब टोटल प्रोडक्शन आपका और गिरेगा और एवरेज प्रोडक्शन आपका और गिरेगा। दिस इज द स्टेज 3। तो जिस स्टेज में स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 माने स्टेज 1 खत्म होने के बाद जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो की तरफ बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट हो रहा है, इस स्टेज को स्टेज 2 कहते हैं। और स्टेज 3 माने जब टोटल प्रोडक्शन भी गिर रहा है, एवरेज भी गिर रहा है और मार्जिनल नेगेटिव हो चुका है। मार्जिनल जब नेगेटिव हो चुका है, इस सिचुएशन को स्टेज 3 कहते हैं। और ये देखो सर, अब आप इसको ड्रॉ खुद भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बोलो सर, क्या आप लोगों को एपी एमपी और टीपी यानी इनपुट, वेरिएबल इनपुट, टोटल प्रोडक्शन,
टीपी माने टोटल प्रोडक्शन, एपी माने एवरेज प्रोडक्शन, एमपी माने मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया सर? हाँ सर, प्लीज सर। ये स्टैटिस्टिक्स, ये एनालिसिस, एज वेल एज ये जो ग्राफ मैंने आपको समझाया, क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में क्या सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। किसी भी बिजनेस को शॉर्ट रन प्रोडक्शन में इस तरह का सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इस पार्ट को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, माने और लेबर और मोर एंड मोर लेबर देते रहो, कंबाइंड विद सेम क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। लेबर किसके साथ दे रहे हो? कैपिटल के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ठीक है, लैंड के साथ। टोटल प्रोडक्ट पहले क्या होगा? इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, डिमिनिश करेगा फिर डिमिनिशिंग रेट में, फिर धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस देन डिमिनिशेस इवेंचुअली। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे गिर जाएगा। इस सिचुएशंस को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली 1 से 5 साल के बीच में बिजनेस में ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है नॉर्मली। कभी कभी बड़े बिजनेस के केस में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, तब आप 10-15 साल के गैप में भी देख सकते हो ऐसा सिचुएशंस। अब देखो, अब आपको ये डेफिनेशन अभी दिक्कत नहीं करेगा। ये डेफिनेशंस को पढ़ो और आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखो। लॉ स्टेज 1 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या कहते हैं? सारे के सारे फैक्टर, लेबर, कैपिटल, लैंड, सब मिला जुला के इनपुट देते जाओ बिजनेस के लिए। पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट, फिर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा, देन मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करेगा। ठीक है, इस सिचुएशन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। और जब भी हम लोग ये सिचुएशंस को एज्यूम करते हैं, कुछ चीजें हमें को दिमाग में रखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी अनचेंज रहे, there must be some input whose quantity is kept fixed. Law does not apply where factors are used in fixed proportions. Only physical input and output are considered. All the units variable factors are homogeneous. Law of variable proportion has 3 stages. ये कुछ assumptions है कि मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी के अभी बदलाव नहीं करेंगे, इनपुट को अभी फिक्स रखेंगे, फिक्स प्रोपोर्शंस जो है वो अभी अप्लाई नहीं होगा, फिजिकल इनपुट ही अभी कंसिडर करेंगे। क्यों सर, इतने assumptions क्यों लेते हैं? क्योंकि सर ये एक प्रूवमेंट है। इकोनॉमिक्स एक रिसर्च करके प्रूव करना चाहता है। तो जब कोई चीज को प्रूव करना होता है ना, तो कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है। रियल लाइफ में और इकोनॉमिक जो थ्योरीज हैं, थोड़ा फर्क तो दिखता है, पर थ्योरी डेवलप करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका रिसर्च का काम है, डायरेक्शन देता है आपको। तो दिस इज द एरिया ऑफ टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड उसका शॉर्ट रन इम्पैक्ट। सर अभी भी ये चीजें खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास जो मैं दुर्गा पूजा के बाद आपके साथ रखूंगा, वहां पर मैं इस स्टेज को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल माने लॉन्ग रन में बिजनेस के साथ क्या होता है ये बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा आपको आइसो क्वांट क्या होता है, आइसो कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज क्या होता है, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट फिर स्टार्ट करूंगा। सो अभी पार्टी बाकी है सर, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है। आज ऐसे भी काफी कम लोग क्लास किए, पर फिर भी क्योंकि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको एक एक बात समझाने का कोशिश किया। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर किसी का डिमांड और सप्लाई का एरिया थोड़ा मिस है, तो अगर हो सके ना दुर्गा पूजा का छुट्टी में अगर कुछ क्लासेस एटलीस्ट 5-7 क्लास होगा सर, अगर आप एक बार डिमांड सप्लाई कर लोगे ना, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट ये सब पढ़ना काफी इजी लगेगा। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि एक बार बैकअप लेके अभी कर लो, ताकि आगे का चर्चा समझ में आ जाए नेक्स्ट क्लासेस। और फिर जब आपको फिर से लाइव क्लास का मौका मिलेगा, क्योंकि राउंड द ईयर ये तो घूमता रहता है ना क्लास, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर से लाइव क्लास मिल जाएगा। और आप अगर बैकअप लेके भी रेडी कर लेते हो, ऑफलाइन में आके डाउट क्लियर करके चले जाओ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग ऑफलाइन में आ सकते हो ऑब्वियसली, जो नहीं आ सकता उनके लिए नहीं बोला।
तो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, इकोनॉमिक्स क्लास। मैं बता दूंगा सबको व्हाट्सएप में। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Sir.